लोटस साइंस चैनल। आप लोगों का सभी का लोटस साइंस चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक के लिए लेके आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम लोग आज स्टडी करेंगे, देखेंगे एक जनरल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका लेवलिंग करेंगे। देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक सेल का हम लोग अल्फा स्ट्रक्चर देखते हैं, जनरल सेल फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग राइबोसोम अटैच कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ बना देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये आपका वैक्यूल हो गया, ये राइबोसोम हो गया। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों को मिला के हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया
गोल्गी बॉडी या एपरेटस, और ये हो गया आपका लाइसोसोम, ये हो गया आपका राइबोसोम, ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, जनरल एक यूकेरियोटिक सेल का स्टडी करते हैं, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल कैसा होगा, एक बड़ा फुटबॉल ले लो और उसमें एक छोटा फुटबॉल इन कर दो, घुसा दो। तो बड़ा फुटबॉल को पानी से भर दो और उसमें एक छोटा फुटबॉल घुसा दो। तो बड़े फुटबॉल और छोटे फुटबॉल के बीच में जो गैपिंग होगा, जिसमें वो फ्लॉट करेगा छोटा फुटबॉल, वो करेगा साइटोप्लाज्म में। कहां करेगा? साइटोप्लाज्म में करेगा। ये आपका क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म क्या चीज है? तो साइटोप्लाज्म एक व्हाइट कलर का जेली लाइक लिक्विड होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर होता है, यहाँ पे बोर्ड पे 2 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए उसको हम गेंद का एक एग्जांपल देते हैं कि बड़ा गेंद ले लेते हैं फुटबॉल और उसमें एक छोटा गेंद घुसा देते हैं, और बड़े फुटबॉल और छोटे बॉल के बीच में जो स्पेस होगा, उस स्पेस में जो लिक्विड होगा उसका नाम होगा साइटोप्लाज्म। और सभी साइटोप्लाज्म में जितना भी ये सब सेलुलर ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है या गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ है, स्मूथ है, आपका राइबोसोम है, ये सब का सब किसमें फ्लोट करता है? आपका साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तैरते रहता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एक क्रोमोसोम रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है इसमें न्यूक्लियस के अंदर में, और एक ऑर्गेनेल आता है इसमें न्यूक्लियस के अंदर में, उसका नाम है आपका न्यूक्लियोलस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है? न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है, और इसका काम है राइबोसोम बना के ये साइटोप्लाज्म में भेजने का कार्य करता है। राइबोसोम कौन प्रोडक्शन करता है? तो न्यूक्लियोलस कहाँ रहता है? तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसमें भी एक टाइप का मटेरियल, लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म को मिला के एक नाम से हम लोग जानते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य, यानी जीवन का द्रव्य। जहां प्रोटोप्लाज्म होगा वहां 100% सिक्योर लाइफ होगा। इसलिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इस मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा, उसमें व्हाइट टाइप का जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहेगा, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में सभी ऑर्गेनेली फ्लोट करते रहता है। न्यूक्लियस भी एक जगह से दूसरी ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी फ्लोट करता है, लाइसोसोम भी फ्लोट करता है, यानी जितना भी सब सेलुलर ऑर्गेनेली है, सबका सब साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है। सबका काम हम लोग देखेंगे बारी बारी से। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हम लोग सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है, लचीलापन होता है, इलास्टिसिटी होता है, क्योंकि ये फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का बना रहता है, और ये सिलेक्टिव होता है। जिसका डिमांड सेल के अंदर में हो वो आने देता है, बाकी रोक देता है। सेल वॉल तो डेड होता है, सेल वॉल। और यहाँ पे हम लोग जनरल स्ट्रक्चर कर रहे हैं स्टडी सेल का, यानी एनिमल और प्लांट दोनों को मिला के कर रहे हैं, फिर आप लोग देखेंगे बाद में एनिमल प्लांट का अलग अलग स्टडी करेंगे। सेल वॉल क्या है? ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल है। कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, जहां भी जिस सेल में भी ये सेल वॉल पाया जाएगा वो 100% सिक्योर क्या होगा? वो प्लांट सेल होगा। यानी कहता है कि सेल वॉल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल।
नेवर फाउंड इन एनिमल सेल, कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा सेल वॉल, ये डेड होता है। सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में जो बाहरी जो एक्सटर्नल है उसमें सेल वॉल होगा, लेकिन अगर एनिमल का सेल होगा उसमें जो बाहरी मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल होगा, जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होगा उसका नाम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल उसमें प्लांट सेल में रहेगा नहीं, उसमें क्या रहेगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। तो से यहाँ पे अगर प्लांट सेल है ये, तो प्लांट सेल में क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा। सेल के वॉल डेड होगा, ये परमेबल होता है, किसी को भी अलाउ कर देता है, पास जाने और आने देता है, ये सेल के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है। ये आपका ये इनहिबिट का काम नहीं करता, रोकने का कार्य नहीं करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होता है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये जिसका डिमांड हो अंदर में, जिसका जरूरत है उसको आने देता है, बाहर या अंदर ये डिमांड के अनुसार या जरूरत के अनुसार ये आने चीजों को आने और जाने देता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये बिजली का घर बोलते हैं सेल का। ये किसका काम क्या है, इसका काम है एनर्जी करेंसी को बढ़ाना। क्या है एनर्जी करेंसी, करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है, तो एटीपी है। एटीपी क्या चीज है, तो एटीपी ये कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। कहां बनाएगा, तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है वहां बनाएगा। इसमें ऑक्सीजन पार्टिकल होता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में, वो एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एटीपी स्टोर भी रखता है, जब जरूरत पड़ता है ये रिलीज करता है और उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन बेस है और इसमें 3 गो फॉस्फेट रहता है। कितना फॉस्फेट रहता है, 3 गो फॉस्फेट रहता है। यही फॉस्फेट जब टूटता है तो हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। ये कहां, ये कौन स्टोर करता है, बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये सारा घटना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए हम लोग सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका जो काम है, ये बहुत सारा लिपिड और प्रोटीन का पैकिंग करता है, पैकिंग करने का कार्य करता है। और इसका एक और काम है, इस सेल को ये इसी, ऐसा नहीं कि इसी तरफ होगा, हर तरफ होगा पूरे सेल में। और इसका जो काम होगा, ये सेल को एंडोस्केलेटन भी प्रोवाइड करता है, सेल को सिंकेज होने से ये बचाता है। जिस तरह हम लोगों को बोन जो है एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग चलते फिरते हैं, उसी प्रकार सेल के अंदर में ये एंडोस्केलेटल सिस्टम का, एंडोस्केलेटल का ये काम करता है, सेल को कोलैप्स होने से ये बचाता है। ये तो एक्स्ट्रा काम हो गया, लेकिन मेन काम क्या है, ये आपका प्रोटीन और लिपिड का ये पैकिंग करके जरूरत के अनुसार सेल के अंदर में डिमांड के अनुसार जहां जरूरत है वहां ये भेजने का कार्य करता है। लाइसोसोम में इसमें 40 टाइप्स ऑफ, मोर देन 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंस आता है ये इसमें लाइसोसोम में, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। जब जरूरत हो सेल के अंदर में ये फट जाता है। इसका में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका टैडपोल, फ्रॉग का जो छोटा बच्चा जो होता है उसको लोग टैडपोल बोलते हैं। और टैडपोल जिस समय ग्रो होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, उसका जो टेल होता है, टेल में ये लाइसोसोम फटता है जिससे उस टेल को एनर्जी मिलता है। एनर्जी वो टेल में ये क्या, टेल के सेल में ये क्या करता है, फट जाता है ये लाइसोसोम, सेल डाइजेस्ट होता है और उससे वो एनर्जी मिलता है। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस चेंजिंग होता है, फ्रॉग में फ्रॉग का साइज जो है वो इंक्रीज करता है, फ्रॉग में वो तब परिवर्तन होता है, ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक जिसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ग्रीन प्लांट है, यानी जितना भी ग्रीन प्लांट है सब में ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, सब में पाया जाएगा। जितना भी ग्रीन प्लांट है, सब प्लांट में नहीं, कुछ ऐसा प्लांट है जो ग्रीन नहीं है वहां क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया, जैसे कैस्टूटा हो गया, वो दूसरे प्लांट पर निर्भर करता है। लेकिन जितना भी ग्रीन प्लांट है जो प्रकाश संश्लेषण जो करता है, फोटोसिंथेसिस जो करता है, लाइट के प्रेजेंस में जो अपना भोजन बनाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट में ये जो देख रहे हो थालीनुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थैलेक्वाइड। क्या बोलते हैं इसको, थैलेक्वाइड बोलते हैं। एक के ऊपर एक रखा हुआ रहता है, एक ऊपर में एक ये सजा हुआ रहता है, इसके पूरे को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। और ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है देख रहे हो, जो यहाँ ध्यान दो, ये जो देख रहे हो थालीनुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम थैलेक्वाइड। ये एक थैलेक्वाइड, दो थैलेक्वाइड, तीन थैलेक्वाइड, चार, ये पूरा थैलेक्वाइड है। इसके एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, पूरा ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड बोलते हैं ग्रेना। और ये ग्रेना, ये दोनों ग्रेना को जोड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा लेमली बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा लेमली। ये क्या करता है, दो ग्रेना को ये जोड़ने का कार्य करता है। इसी में
इसी में रहता है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसी में क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, आपका केमिकल एनर्जी में। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहता है, जैसे ही लाइट पड़ता है, फोटोन पड़ता है, वो फट से उसको कन्वर्ट करता है, अपने जाल में ट्रैप करता है, फंसाता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, ये आपका केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहेगा, जितना भी ग्रीन प्लांट रहेगा, ग्रीन प्लांट का हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा आपका मेसोफिल सेल में, जाके वो फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये भी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक में जो मटेरियल, जो एक प्रकार का लिक्विड जो पाया था, उसका नाम है न्यूक्लियोप्लास्ट। इसमें जेनेटिक दो चीज इसमें प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर में। एक रहता है क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जनरेशन टू जनरेशन पेरेंट्स का कैरेक्टर कैरी करता है, जिसको हम लोग डीएनए भी बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोम बनाने का कार्य करता है। और ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है। और इसमें जो ये जो देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर है। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। इससे क्या होता है, तो कुछ मटेरियल आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। और ये हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी देख लिए, सेल वॉल भी देख लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए। अब यहाँ पे देखियो वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल का साइज जो है, ये प्लांट सेल में एजिंग पे आधारित होता है। जैसे जैसे प्लांट का एजिंग होता जाएगा, वैसा वैसा इस वैक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि प्लांट के केस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो उत्सर्जन तंत्र है, वो वहां होता नहीं है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, कॉट है, कैट है, डॉग है, बिल्ली है, कुत्ता, भैंस है, ये जो भी है, इसमें क्या होता है, आपका सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप है। यानी जो भी हम लोग खाते हैं, अनडाइजेस्टेड जो है मटेरियल जो है, वो आपका वो बाहर निकलने का इसमें प्रावधान है, एक्सक्रीशन करने का प्रावधान है। लेकिन इसमें ऐसा, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है, प्लांट में वैसा सिस्टम नहीं है। तो प्लांट में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बचता है, वो इसी में डाल देता है वैक्यूल में, जिसको हम लोग सेल सेप कहते हैं, ठीक है, सेप कहते हैं इसको। और इसी में डाल देता है, इसको कूड़ादान भी कहते हैं। इसीलिए जैसे जैसे प्लांट का एजिंग होता जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा। जब प्लांट का काफी साइज, इसका जब प्लांट का काफी एज हो जाता है, जब प्लांट का जो है डेथ करने लगता है, इसका साइज 90% ये साइज कवर कर लेता है, और बहुत सारा जो है ऑलरेडी डेथ हो जाता है, जिसके चलते अल्टीमेटली प्लांट डेथ हो जाता है। यानी वैक्यूल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। मैक्सिमम एनिमल सेल में अगर पाया भी जाता है तो काफी छोटा है, इवन एब्सेंट रहता है। और ये प्लांट सेल में मैक्सिमम, प्लांट सेल में ये वैक्यूल पाया जाता है। और इसका साइज प्लांट के एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे प्लांट का एजिंग होता जाएगा, वैक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका देख लिए सब चीज, और बारी बारी से इस सब का फिर हम लोग एनिमल और प्लांट सेल का कंपैरिजन करेंगे, और उसमें हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे, और उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।